क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स के बारे में कौन से ठीक हैं स्टेटमेंट्स। आप आराम से पढ़िए, फिर मैं पोल दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट 10 सेकेंड्स और है, आप पढ़िए आराम से। चलो, ऑल द बेस्ट। मैं पोल दे रहा हूँ आपको, आराम से आंसर करना। और प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स कि आप सभी क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। गलत सही होगा कोई बात नहीं, पहले आंसर करोगे तो भी हमें पता लगेगा कि हम चीज़ों को ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। क्यों है? और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली एक तो फर्स्ट और सेकंड दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दैट इज अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ वेस्ट विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मोलिकुलर कंपोजिशन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस। बेसिकली जब हम अल्टीमेट एनालिसिस की बात करते हैं तो याद रखना, अल्टीमेट एनालिसिस को डिफाइन इस तरह करते हैं कि जहां पे अल्टीमेट एनालिसिस होगा ना, तो वहां पे जो हमारे पास वेस्ट होगा उसमें किस तरह का मोलिकुलर कंपोजिशन है, लाइक कार्बन कितना है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है जो एक होता है प्रोक्सीमेट एनालिसिस, ये किसकी इंफॉर्मेशन देगा? ये बेसिकली उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, या फिर कोई भी उसमें वोलेटाइल कंपेस्टिबल मैटर कितना है, फिक्स कार्बन या एस कंटेंट कितना है, इसके बारे में कौन सा इंफॉर्मेशन देता है? प्रोक्सीमेट एनालिसिस। तो ये कई बार मिक्स हो जाता है, याद रखना। अल्टीमेट एनालिसिस की बात होगी तो वहां का मोलिकुलर कंपोजिशन आपको पता चलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। अल्टीमेट इस नाम से याद रखना। प्रोक्सीमेट में मॉइस्चर कंटेंट हो गया, वोलेटाइल, ये सब पता लगेगा। ये दोनों इंफॉर्मेशन ठीक है। बाकी की दोनों इंफॉर्मेशन है 3 और 4 वो गलत है। ये कार्बन नाइट्रोजन रेशियो के बारे में नहीं बताता और प्रोक्सीमेट में उल्टा लिख दिया है, तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। तो कहने का मतलब फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड है वो करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होते हैं तो थर्ड और फोर्थ तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि फोर्थ में प्रोक्सीमेट की जो डेफिनेशन है वो अल्टीमेट की डेफिनेशन है। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन ए हो गया। इसको मैं यहाँ लिख भी दिया है नोट में। Basically, proximate analysis is the technique used to analyze the compounds in a mixture, where ultimate analysis is the technique to use analyze the element present in the compound. अगर इसको एक बात करें ना, तो एलिमेंट की बात करते हैं ना, कितना कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब है। तो प्रोक्सीमेट एनालिसिस इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, फिक्स कार्बन, वोलेटाइल मैटर एंड एस, और अल्टीमेट इन्फो एनालिसिस इन्फॉर्म अबाउट द कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज ध्यान दें। तो अब आपने क्या सीखा? प्रोक्सीमेट और अल्टीमेट एनालिसिस क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखेंगे। समझ में आई बात भाई? वेरी गुड मॉर्निंग मैम। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सोच के आंसर करना। क्वेश्चन ये रिसेंटली अभी नेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पेस्टिसाइड दैट हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर सेंचुरीज। आपको नेचुरल पेस्टिसाइड पूछा है, कौन सा है? कुछ पेस्टिसाइड्स के नाम लिखे हुए हैं, नेचुरल पेस्टिसाइड कौन सा है ये पूछा है। मैं पोल दे रहा हूँ, अगर इसका नाम पता है तो ही कर पाओगे, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। थोड़ा लगा सकते हो, लेकिन बेसिकली आपको नेचुरल पेस्टिसाइड के बारे में पूछा है आपसे। सभी लोग आंसर करें प्लीज। वेरी गुड, मोहित जी भी सही आंसर दिया, स्नेहा मैम ने, सबने लगभग। चलो, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड, पायरेथ्रिन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
इसमें जो नेचुरल पेस्टिसाइड है वो कौन सा है? पायरेथ्रिन्स है। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। बाकी नेचुरल नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। बेसिकली पायरेथ्रिन्स आर पेस्टिसाइड फाउंड नेचुरली इन सम क्राइसैंथेमम फ्लावर्स, यानी कि जिसको गुलदाउदी के फूल बोलते हैं ना, उसमें मिलता है ये पेस्टिसाइड, नेचुरली अकरिंग है इसीलिए ये, है ना। दे आर मिक्सचर ऑफ 6 केमिकल दैट आर टॉक्सिक टू इंसेक्ट। याद रखना, इसमें 6 केमिकल होते हैं जो बेसिकली इंसेक्ट के लिए ही टॉक्सिक होते हैं। पायरेथ्रिन्स आर कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल मस्किटोज, फ्लीज, फ्लाइज, मॉस, आर्ट्स एंड मेनी अदर पेस्ट। तो इसकी ये एक नेचुरल पेस्टिसाइड है, ध्यान रखना, पायरेथ्रिन्स। इनका इसका नाम याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग? बताइए कौन कौन सो रहा है? कोई नहीं सो रहा सर, अब बकवास नहीं हमें समझ आ रही, बस आप क्वेश्चन समझ आ रहा है। ये है क्वेश्चन। ये एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो शुरुआत में ही पढ़ता है हम क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग गैसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मिक्सिंग रेशियो इन द एटमॉस्फेयर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, सबसे लोअर कौन सी है और हायर कौन सी है, ये सीक्वेंस बताना है आपको। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आराम से सोचिए। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो आपने सोच लिया होगा, आई थिंक मैं आपको पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। सभी लोग आंसर करें प्लीज। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड जो है वो राइट आंसर है, EBCAD। देखो, जब हम एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम जब गैसेस के मिक्सचर, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो शुरू की तो सबको याद रहता है कि नाइट्रोजन लगभग 78% है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम लगभग 21% ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पे हम आर्गन पढ़ते हैं 0.093%। और उसके बाद 4 नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं 0.04%, 0.93% होता है ये, ठीक है। तो अब ये तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन अब बाकी की हम याद नहीं करते हैं, वो बड़ा गलत है। अब इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये अब इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको बताना है कि जो और गैसेज हैं, तो अगर इनमें देखें, मैं आपको अभी एक टेबल दिखाऊंगा, उसमें सारी गैसेज होंगी। तो लोअर इसमें देखें तो सबसे कम है जिनोन इसमें। उसके बाद है इसमें बेसिकली हाइड्रोजन। उसके बाद अगर ज्यादा में पूछें तो क्रिप्टॉन। उसके बाद है बेसिकली हीलियम, और सबसे ज्यादा इसमें है वो है नियोन। तो ये सीक्वेंस, एक टेबल देखना आप, ये देखो, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे गैसेस दी हुई हैं और ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा परसेंटेज है, और ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, सबका आगे परसेंटेज भी लिखा हुआ है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज थोड़ा इंक्रीज हो चुका है तो 0.04% लिख लेना इसको, ठीक है। नियोन, हीलियम, मीथेन। मीथेन को भी याद रखना, कई बार ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, 0.0002% है ये। क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन और जिनोन, ठीक है। दीज आर गैसेज इन परसेंटेज, ठीक है। और पीपीएम में बदलना पूछ ले तो चलो आप मुझे आंसर करो। अगर मैं आपसे ये कहूँ, अब इसको देखते हुए आंसर नहीं करना, मैं अब दूसरी स्लाइड पे आके आपसे पूछता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास परसेंटेज में पता है हमें, हमारे पास 0.04% है एटमॉस्फेयर में। लेकिन मैं ये कहूँ, बताओ पीपीएम में कितनी है, तो कितनी बताओगे आप? पीपीएम मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। अगर आपको परसेंटेज में देके कोई चीज पीपीएम में पूछे तो कैसे बताओगे? पार्ट्स पर मिलियन में कैसे बताओगे अगर परसेंटेज में दिया हुआ हो तो? बताओ भी। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज दिया हुआ है 0.04% है, तो आप पीपीएम में कितना करोगे? सारे स्टूडेंट आंसर करें प्लीज कमेंट बॉक्स में। स्नेहा मैम ने आंसर किया, सभी लोग आंसर करो, सो मत। वेरी गुड। कुछ कुछ बच्चे जागृत अवस्था में हैं। इसका पीपीएम में बात करेंगे तो पीपीएम में होगा 400।
चलो कैसे होगा इसको देखते हैं। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन यानी कि 10⁻6, ये सबको पता है, 10 लाख होता है। परसेंटेज का मतलब होता है 100, है ना? तो 100 में आपको दिया हुआ है 0.04%, यही है ना? परसेंट का मतलब 100 होता है, 100 में 0.04 है, तो एक में कितना हो जाएगा? 0.04/100। और हमें निकालना कितने में है? पीपीएम में, यानी कि 10⁻6 में। तो यहाँ इंटू 10⁻6 आ जाएगा। यहाँ पे दो, यहाँ पे हटे, तो यहाँ पे 4 जीरो, ऊपर 2 जीरो, तो दो बच गए, तो 4 × 10⁻2 यानी कि 400 इज द राइट आंसर, अगर पीपीएम में पूछे तो क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अभी एक पेपर में आपको नाइट्रोजन का पीपीएम पूछा था, परसेंटेज सबको पता था कि 78% है, पीपीएम में पूछा था, तो नाइट्रोजन का पीपीएम कितना हो जाएगा? अगर परसेंटेज में 78 है तो पीपीएम में कितना हो जाएगा? ये तो बता दो अब, सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। परसेंटेज में नाइट्रोजन लगभग 78 है तो पीपीएम में कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है, 78/100 इंटू 10⁻6। 2 जीरो नीचे वाले ऊपर जाएंगे, कट जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे 78 के आगे। ठीक है, 78 के आगे 4 जीरो आ जाएंगे। वेरी गुड। चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्री हिलियन, एफिलियन, एल्बेडो, आइसोथर्म्स, आपको मैच करना है किसके साथ क्या मैच होगा। मैच का है, ऑल द बेस्ट। लास्ट 10 सेकेंड्स। चलो मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द बेस्ट। पोल में भी आपको 20 सेकंड मिलते हैं, तो कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से सोच समझ के आंसर करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम की इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है एग्जाम में भी। प्लीज सभी स्टूडेंट्स आंसर करें, आई रिक्वेस्ट टू द ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड। कौन सा होगा? थर्ड। ए का 2 होगा, यानी कि जो पेरिहिलियन बोलते हैं ना, वो जब अर्थ है वो सन के क्लोज आ जाती है ना, अर्थ कम्स क्लोजर टू द सन, दैट इज कॉल्ड पेरिहिलियन। ठीक है ना? पैरों में आ जाना, थोड़ा नजदीक आ जाना, थोड़ा इस तरह से याद रखो, अर्थ कम क्लोजर टू द सन। ठीक है। और एक है एफिलियन। एफिलियन का मतलब होता है जब थोड़ा दूर होती है, यानी अर्थ लिटिल फार्दर फ्रॉम द सन, तो उसके लिए एफिलियन शब्द यूज होता है। एल्बेडो तो आपको पता है रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट के बारे में बात करता है कि कौन कितना रिफ्लेक्ट करती है चीजें, दैट विल बी एल्बेडो। और आइसोथर्म का मतलब होता है सेम टेम्परेचर, आइसोथर्म यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है वो हॉरिजेंटल है, इक्वल है, यानी कि शो द हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो ये हो गया इसका। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 4 कंसेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। देखो, क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि इसके आसपास की चीजें आपको सारी पता हो, ना कि सिर्फ इतना ही पता हो। तो अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई भाई? आ गई क्या, बताओ भाई? तो यू ऑल आर द प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर है क्या, बोलिए? चलो एक डीप ब्रीथ करिए, है ना, और कंसंट्रेट कीजिए अपने आप को, और नेक्स्ट क्वेश्चन सोचना है कि मुझे पूरा दिमाग लगाते हुए आंसर करना है। तो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये सॉरी, एक बार मैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये नोट थोड़ा कितना डिस्टेंस होती है वो बता देता हूँ। पेरिहिलियन इज द पॉइंट वेयर द अर्थ क्लोजेस्ट टू द सन, और कितना क्लोज होता है? दैट विल बी 91.4 मिलियन माइल्स, या फिर यूं कहें 147 मिलियन किलोमीटर, इतना नजदीक होता है। और इतना देख लो कितना है, वो भी मिलियन किलोमीटर्स में है। और ये बेसिकली 3 जनवरी को हर साल होता है। ये कंडीशन जो होती है ना पेरिहिलियन की, ये कंडीशन आती है एवरी ईयर 3 जैन को, याद रखना। और जो एफिलियन है वो बेसिकली जो फारदेस्ट पॉइंट होता है सन का, वो होता है कितना दूर है? 152
मिलियन किलोमीटर, और ये 4 जुलाई को आता है ये कंडीशन। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ लें कि पेरिहिलियन कब आता है, तो 3 जनवरी को, ठीक है? और अगर बात करें एफिलियन का, वो आता है 4 जुलाई को, ये भी ध्यान रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अरेंज द फॉलोइंग सरफेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्बेडो। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ये यहाँ ध्यान रखना, इंक्रीजिंग पूछा है या डिक्रीजिंग, मतलब आपको बताना है डिक्रीजिंग यानी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। एल्बेडो, एल्बेडो के बारे में अभी हम पिछले क्वेश्चन में बात किया था कि क्या होता है एल्बेडो, अब उसके अकॉर्डिंग बात करिए। इजी क्वेश्चन है, एक बार पहले भी पूछा है मैंने आपसे शायद। लास्ट 5 सेकेंड टू थिंक। मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द बेस्ट फॉर द पोल। चलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने राइट आंसर किया है, वेरी नाइस। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है थर्ड, एल्बेडो के बारे में बात करते हैं। एल्बेडो का मतलब होता है कौन कितना रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना, चीजों को। तो इसमें थर्ड ऑप्शन ठीक है, यानी सबसे ज्यादा किसका एल्बेडो है। यहाँ पे देखिए, फ्रेश स्नो आपको बिल्कुल व्हाइट दिखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन है उसका। तो फ्रेश स्नो का सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन है, उससे थोड़ा कम हो जाएगा ओल्ड स्नो का, ठीक है ना। और उससे कम जो है एल्बेडो हो जाएगा सैंड का, उससे कम हो जाएगा वेट अर्थ का, और इनमें सबसे कम एल्बेडो होगा फॉरेस्ट का, है ना। ये बेसिकली आप कहोगे कैसे याद रखें, ये भी एक मुद्दा है। तो आप याद रखना, जो आपको जो व्हाइट दिख रहा है जैसे फ्रेश स्नो है, उसका सबसे मैक्सिमम एल्बेडो होता है, याद रखना। जो ये स्नो को ही घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको इतना ही पता होता ना कि फ्रेश स्नो का सबसे ज्यादा होता है, तो भी ये क्वेश्चन हो जाता, देखो, क्योंकि सब में सिर्फ डी में, एक ही ऑप्शन में डी इन्होंने आगे रखा है। तो इसको रीजनिंग होती है क्वेश्चन में भी। अब आपको एक क्वेश्चन ये पूछा एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम में कि अर्थ का एल्बेडो कितना होता है, बताना, आपसे ये पूछ लिया। किसी को पता है अर्थ का एल्बेडो कितना होता है? अर्थ का एल्बेडो, वेरी गुड, स्नेहा मैम को पता है भी, 30%। अगर परसेंट में नहीं, एक को कंपेयर करें तो 0.3 हो जाएगा, परसेंट में करें तो 30%। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर एक को कंप्लीट एक माने तो 0.3, 100 माने तो 30%, बात तो एक ही होगी ना। तो मैं आपको कुछ वैल्यूज बता देता हूँ एल्बेडो की, जो आपसे एग्जाम्स में पूछते हैं, यहाँ मैं बता देता हूँ। ये देखिए, आपको टेबल में मैंने बताया है कि फ्रेश स्नो का एल्बेडो होता है 80%, सबसे ज्यादा, यानी कि उसपे जितना एनर्जी आएगी उसका 80% वो रिफ्लेक्ट कर देगा, इसका मतलब ये है। डेजर्ट सैंड का है 40%, ग्रास का है 25%, और ओशियन का है 6% एल्बेडो। अगर मैं अर्थ वाली बात कर रहा हूँ, तो ऊपर और नोट में लिखा मैंने, एल्बेडो को डिफाइन भी किया है। एल्बेडो इज द फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट ए सरफेस रिफ्लेक्ट्स। If it is all reflected, the albedo is equal to 1. If 30% is reflected, the albedo is 0.3. ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है, the albedo of Earth's surface determine how much incoming solar energy or light is immediately reflected back to the space. अगर हम अर्थ का करें तो अराउंड 31% हो गया, या 30 या 31% होता है ये। तो अगर एक माने तो ये 0.3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर फॉरेस्ट का एल्बेडो देखो 15% है, फॉरेस्ट का कितना है, 15% एल्बेडो है। अगर इसको एक मान के करें तो कितना हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा याद रखना है, लेकिन इतना सब डाटा याद नहीं रहेगा। एक तो अर्थ का डाटा आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछा है भाई कि कितना होता है, परसेंट पूछ लेगा, या वन का करेंगे तो ये एक सबसे ज्यादा किसका होता है, तो फ्रेश स्नो का सबसे ज्यादा होता है 80%। अगर ये दो डाटा भी याद हो जाते हैं ना, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे आपसे, ठीक है। चलो, ऑल द ये याद रख लोगे क्या, ये कोई ज्यादा डाटा नहीं है, मैं सबका नहीं कह रहा कि सब डाटा याद रखो, क्योंकि ऑप्शंस भी रीजनिंग के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हैं कि, ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हैं सारे बच्चे? पता नहीं सब क्यों ऐसे सो रहे हैं, जागृत अवस्था में रहें और क्वेश्चन को करें। ये क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द phosphorus species will dominantly exist in the pH range of
3 to 7 इन नेचुरल वाटर। आपको पूछा है कि जो फोस्फोरस है उसकी कौन सी जो स्पीसीज है वो डोमिनेटली एग्जिस्ट करेगी अगर हमारे पास नेचुरल वाटर है उसका पीएच की रेंज 3 से 7 है तो। ये क्वेश्चन भी नेट में रिसेंटली पूछा गया था और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। किसी को पता है इसका आंसर? चलो मैं पोल दे रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चों को ये आंसर पता है। लेकिन सब बच्चे क्लास में बैठे हुए आंसर नहीं कर रहे, बहुत ही बच्चे सुस्त बैठे हैं, पता नहीं क्यों। चलो आंसर करें। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चे, हर ऑप्शन के साथ न्याय करते हुए सारों को बराबर का अधिकार दे दिया। इसका राइट ऑप्शन है सेकंड। सेकंड इज द राइट ऑप्शन। वेरी गुड सुप्रीता मैम, इसका राइट ऑप्शन है सेकंड, H2PO4 नेगेटिव। ये एक डोमिनेंट स्पीसीज है। अगर पीएच रेंज कितना है, 3.3 to 7 है, 3 to 7 याद रखना। मैं थोड़ा सा और चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ, वो नोट डाउन करके रखना आप। ये तो पीएच अगर 3 to 7 है तो है, अगर पीएच ऊपर हो तो कौन सी डोमिनेट डोमिनेट स्पीसीज होगी। हो सकता है आपको ऐसा भी पूछ ले, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट हर जगह पूछते हैं, है ना। तो देखो फोस्फोरस, जो फोस्फोरिक एसिड डिसोसिएट होता है, अगर पीएच की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर पीके की वैल्यू 2.1 के आसपास है तो H2PO4 नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। अगर 7.2 है तो HPO4 नेगेटिव है, और बेसिकली 12.3 है तो बेसिकली क्या है, PO4 3 है। अब यहाँ पे देखिए, आपको अगर हमें 2 से 7 तक पूछा था तो 2 से 7 तक कौन सा हो जाएगा, क्योंकि 7 से ऊपर आके तो अलग हो जाएगा, HPO4 हो जाएगा अगर 7 से 12 की बात करते हैं तो, और 12 के ऊपर हो जाएगा PO4। तो अगर 12 से नीचे है, यानी कि 2 से लेके लगभग 7 तक, तो हमारे पास है H2PO4। तो आपको तीनों स्पीशीज का पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि पीएच के चेंज होने से कौन कौन सा फॉस्फोरस की स्पीशीज मिलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना। हो सकता है आपको ये पूछ ले कि 12 से ज्यादा पीएच है तो कौन सा होगा, तो फिर तो 12 से ज्यादा होते ही तो हाइड्रोजन तो पूरी तरह से गायब भी कर देना आप। ठीक है, बोलिए भाई, ठीक है? यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और एक बात, आज के लिए इतना ही। और मैं जो बोलता हूँ कि हमेशा अपना चित्त शांत रखो, खुश रहो।